अध्याय 9। बाप का गुनाह और मौत की मुहर। पार्किंग की उस ठंडी और घुटन भरी हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशान को अपनी ही पलकों के झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधिका ने जैसे ही वो पुरानी धूल से सनी फाइल ईशान की तरफ बढ़ाए, हवा में एक अजीब सी भारीपन छा गया। सुमित बगल में खड़ा अपनी फटी हुई कमीज से बहते खून को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, मानो उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। ईशान के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही फाइल का वो आखिरी पन्ना पलटा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस पन्ने पर जहां इस पूरी नीली रोशनी प्रोजेक्ट के असली गुनहगारों और साझीदारों के नाम होने चाहिए थे, वहां एक ऐसा नाम लिखा था जिसने ईशान के दिल की धड़कन रोक दी। आलोक शर्मा। ईशान के गले से एक सूखी हुई आवाज निकली, अंकल। सुमित ने झपटकर फाइल देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, ये तो तेरे पिताजी के दस्तखत हैं। ये कैसे हो सकता है? अंकल तो एक सीधे साधे सरकारी इंजीनियर थे, वो इस खूनी इमारत के खेल में कैसे शामिल हो सकते हैं? ईशान का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे याद आने लगे वो दिन जब उसके पिता रात रात भर जागकर नीले रंग के नक्शों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनाया करते थे। वो अक्सर बुदबुदाते थे, कुछ गलत हो रहा है, मैं रोकना चाहता हूँ पर वो नहीं मानेंगे। ईशान को तब लगा था कि काम का तनाव है, पर आज समझ आया कि वो तनाव नहीं बल्कि मौत का खौफ था। ईशान, संभल अपने आप को। राधिका ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, देख यहाँ क्या लिखा है। ये बिल्डिंग सिर्फ सीमेंट और ईंटों से नहीं बनी है, इसके हर कोने को एक खास काला यंत्र की शक्ल में ढाला गया है। और तुम्हारे पिता, वो इस प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। खन्ना ने उन्हें मोहरा बनाया या वो खुद इसमें शामिल थे, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये फाइल बता रही है कि माया की मौत का सौदा इसी मेज पर हुआ था। अभी राधिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरी पार्किंग की पीली लाइटें एक साथ चटाक की आवाज के साथ फूट गईं। घूप अंधेरा छा गया। हवा में अचानक सड़ते हुए मांस की ऐसी बदबू फैली कि सुमित को उबकाई आने लगी। छन 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 छन, वही आवाज। घुंघरुओं की वो खौफनाक रुंझुन अब पार्किंग की कंक्रीट की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत नंगे पैर भारी पायलों के साथ उनके चारों तरफ नाच रही हो। वो आ गया। सुमित की आवाज गले में ही घुट गई। लिफ्ट का दरवाजा, जो अब तक बंद था, धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर से वही गाढ़ा काला और बदबूदार तरल बहकर बाहर आने लगा। और फिर उस अंधेरे में से दो लंबी पीली और सूखी हुई उंगलियां दरवाजे के किनारे पर टिकी। धीरे धीरे वो 10 फीट लंबा बिना चेहरे वाला साया-ए-आज़म बाहर निकला। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी लंबी परछाई फर्श पर रेंगती हुई ईशान के जूतों तक पहुंच गई। भागो, ईशान ने पूरी ताकत से चिल्लाया। वे तीनों पागलों की तरह अपनी बाइक की तरफ भागे। ईशान ने जैसे ही स्प्लेंडर की किक मारी, बाइक ने साथ छोड़ दिया। दूसरी किक, तीसरी किक, इंजन बस भूं भूं करके रह जाता। सामने से वो साया अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा जम गई हो। ईशान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी जान लगाकर एक आखिरी किक मारी। बाइक स्टार्ट हुई और ईशान ने क्लच छोड़ दिया। धूल और धुएं के बीच से बाइक पार्किंग की ढलान चढ़ती हुई सड़क पर आ गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन ईशान को महसूस हो रहा था कि पीछे कोई हवा की रफ्तार से उनके साथ दौड़ रहा है। शहर की गलियां जो कभी चहल पहल से भरी रहती थीं, आज शमशान की तरह खामोश थीं। कुत्ते रो रहे थे और हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे ईशान के पुराने किराए के कमरे पर पहुंचे, ईशान ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुसकर कुंडी चढ़ा दी। तीनों की सांसें फूल रही थीं। सुमित फर्श पर ही बैठ गया और पागलों की तरह हंसने लगा। हम बच गए, हम बच गए। लेकिन ईशान की नजर कमरे के कोने में रखे उस मिट्टी के गमले पर गई जिसमें उसने तुलसी लगा रखी थी। सुबह तक वो पौधा हरा भरा था, लेकिन अब वो पूरी तरह जलकर काला पड़ चुका था। उसकी टहनियां ऐसे मुड़ गई थी जैसे किसी ने उन्हें मरोड़ दिया हो। तुलसी का सूखना, ईशान बुदबुदाया। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि अगर घर की तुलसी अचानक सूख जाए तो समझ लो कि मौत ने घर की चौखट पार कर ली है। अचानक ईशान को अपने दाहिने कंधे पर एक ऐसी जलन महसूस हुई जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा उसकी खाल पर रख दिया हो। उसने तड़पकर अपनी कमीज के बटन खोले और शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसके कंधे पर जो बचपन की चोट का निशान था, वो अब उभरकर काला हो चुका था। उसमें से काली नसें निकलकर उसके सीने और गर्दन की तरफ सांप की तरह रेंग रही थीं। ईशान, तेरा कंधा। राधिका की चीख निकल गई। उसी वक्त ईशान का फोन मेज पर रखा वाइब्रेट करने लगा।
स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, दादी। ईशान ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से दादी की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे वो मीलों दूर किसी गहरी गुफा से बोल रही हो। ईशान, बेटा, जहां भी है वहीं रुक जा, घर के अंदर मत जाना। मैंने आज सपने में देखा है कि तेरे घर की छत पर गिद्ध बैठे हैं। वो निशान जिसे तू चोट समझता था, वो मौत की मुहर है। साया-ए आजम ने तुझे चुन लिया है। वो तुझे अपनी बलि चढ़ाने के लिए तेरे ही घर में इंतजार कर रहा है। दादी, मैं घर के अंदर ही हूँ। ईशान चीखा। तो भाग वहाँ से अभी। दादी की आवाज में एक अजीब सी हिचक थी। सुन, शहर के बाहर जो पुराना शमशान है जहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहीं एक अघोरी रहता है, बाबा भैरो। वही तुझे बता पाएगा कि तेरे बाप ने क्या खेल खेला था और ये मुहर कैसे मिटेगी। जा बेटा, भाग। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी पुकारे। फोन कट गया। तभी कमरे की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में ईशान को खिड़की के कांच पर एक धुंधली सी आकृति दिखी। कोई बाहर नहीं बल्कि अंदर ही था। छत के एक कोने से काला तरल टपक रहा था, ठीक सुमित के सिर के ऊपर। ईशान ने सुमित का हाथ पकड़ा और राधिका को इशारा किया। वे फिर से उस खौफनाक रात में कूद पड़े। कमरे के अंदर दीवार पर लगी ईशान के पिता की फोटो अपने आप उल्टी हो गई और उस पर खून के छींटे पड़ गए।